क्या बोल रहा है? ठीक है, बढ़िया रहेगा। ठीक है, रेडी? हेलो विद्यार्थियों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के रक्त व परिसंचरण तंत्र के एमसीक्यू की बात करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हृदय संबंधी प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा विनियमित की जाती है। विनियमित का मतलब होता है रेगुलेट की जाती है, यानी कि नियंत्रित की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन आपके पास पहला है नोडल उत्तक, दूसरा है मेंडुला ओब्लागेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र, तीसरा है अधिवृक्क मज्जा हार्मोन और चौथा है आपके पास अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन। ध्यान से समझेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास है नोडल उत्तक। नोडल उत्तक जो होता है यह हमारे हृदय के अंदर विद्युत संकेतों का नियंत्रण करता है। किसका संकेतों का नियंत्रण करेगा? विद्युत संकेतों का नियंत्रण करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत संकेतों के माध्यम से हमारे हृदय की स्पंदन दर काम करती है, यानी कि हृदय की धड़कन काम करती है। ठीक है, तो पहला तो आपको ध्यान रखना है नोडल उत्तक का कार्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन की बाद में बात करेंगे कि रियल आंसर क्या होगा, फिर डिटेल अच्छे समझेंगे कि नोडल उत्तक का काम क्या होता है कि हमारे हृदय के अंदर विद्युत संकेतों का संचालन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल का कार्य करता है। और हमारा हृदय इलेक्ट्रिक सिग्नल पर ही कार्य करता है। आपने देखा होगा कि अचानक किसी की हृदय की धड़कन बंद होने पर स्टेबलाइजर के माध्यम से उसके हृदय की धड़कन को रीस्टार्ट किया जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए जाते हैं जब जाकर चलता है, यानी कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण नोडल उत्तक कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा, मेंडुला ओब्लागेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र। आपको पता होना चाहिए मेंडुला ओब्लागेटा जो है हमारे पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है। हमारे पश्चिम मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ओब्लागेटा और पोन्स, जिसमें से मेंडुला ओब्लागेटा जो है यह अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो हमारे अनुसार नहीं चलती, अपने आप चलती है या हमारी इच्छा से नहीं होती। तो ये क्या सही है? क्या मेंडुला ओब्लागेटा एक विशेष तंत्रिका केंद्र है जो हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है? तो सही बात है, क्योंकि हमारे हृदय की धड़कन एक अनैच्छिक क्रिया है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। क्लियर है? अधिवृक्क मज्जा हार्मोन और अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन। ध्यान देंगे, हमारे पास ये किडनी होती है बेटा, इस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अधि का मतलब होता है ऊपर, वृक्क मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर ग्रंथि जो पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। और इसके 2 भाग होते हैं, एक तो मज्जा भाग यानी कि मेंडुला भाग, एक होता है वल्कुट भाग जिसे कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मज्जा भाग जो होता है यह एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बोलो। एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करता है। और आपने पढ़ा होगा कि एड्रीनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन, लड़ो या भागो हार्मोन या डू या डाई हार्मोन कहा जाता है, यानी कि आपातकाल की स्थिति में यह हार्मोन हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ाने का कार्य करता है। अब अगले की बात करते हैं डी वाले की, कि अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन यह क्या काम करेगा? ये हमारे रक्त में सोडियम और पोटेशियम आयनों का नियंत्रण करेगा। किसका नियंत्रण करेगा? सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन आयनों का नियंत्रण करेगा। और यहां पर बात हो रही है हृदय की धड़कन की, ना कि सोडियम आयनों और पोटेशियम आयनों की, ना क्लोरीन आयनों की। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही है, हृदय की नियंत्रण करता है विद्युत संकेतों के माध्यम से। दूसरा, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, हृदय का स्पंदन करेगा। तीसरा, अधिवृक्क मज्जा हार्मोन यानी कि आपातकाल की स्थिति में हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको? ये वाला, यानी कि ए बी सी ये तीनों के तीनों सही है। करेक्ट है यहां तक का? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम 1 में दिया हुआ है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, इओसिनोफिल्स। हमने ब्लड में पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के प्रकार, शोथ, एलर्जी प्रतिक्रिया, फेगोसाइटोसिस और प्रत्यक्षी। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेसोफिल्स का काम क्या है? बेसोफिल्स जो होती है वो आपको पता है रक्त का थक्का बनाने के लिए हीपेरिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बोलो। हीपेरिन का निर्माण करती है। और एक बात ध्यान रखेंगे, शोथ का मतलब होता है थक्का या फिर जमना। क्या होता है बेटा? थक्का या फिर जमना, यानी कि ए में क्या होगा? 1, पहली बात।
ठीक है। दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम आपको बताया था भक्षाणु का। किसका बताया था बेटा? भक्षाणु का बताया था। और भक्षाणु का मतलब फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है खाने वाली, भक्षण करने वाली, यानी कि दूसरे में क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है। प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है, अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है और एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करता है, तो सी में आ जाएगा आपके 4। और इओसिनोफिल्स आपको पता है एनर्जी क्रिया या प्रत्युर्जता के लिए उत्तरदायी है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? पहले में 1। न्यूट्रोफिल्स इसमें आएगा 3 यानी कि ये वाला, और सी में आ जाएगा 4 यानी कि पहला ऑप्शन क्लियर है हमारे पास। समझ गए बात को? तो बेसोफिल्स जो होती है वो हीपेरिन का निर्माण करती है, और आपसे पूछा जाए कि हीपेरिन का निर्माण हमारे शरीर का कौन सा अंग करता है, तो आंसर क्या होगा? यकृत। क्या होगा बोलो? यकृत। लेकिन कणिका का नाम आए तो क्या होगा? बेसोफिल्स होगी करेक्ट आंसर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? सबको पता होगा। एक तो हमारे पास होता है बेटा ए बी पॉजिटिव, एक हमारे पास होता है ए बी नेगेटिव, एक हमारे पास होता है ओ पॉजिटिव, और एक हमारे पास होता है ओ नेगेटिव। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता यानी कि सभी को रक्त दे सकता है। अब आप पढ़ते हो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी, लेकिन आपको इतना तो पता है कि पॉजिटिव वाला जो है वह केवल पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला जो है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपके यहां पर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव वालों को भी ब्लड देगा और नेगेटिव वाले को भी ब्लड देगा, लेकिन आपको एक और बात पता है कि ओ जो है वो ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। अब यहां पर अपन ने लिखा कि माइनस वाला जो है वो प्लस को भी देगा और माइनस को भी देगा, यानी कि ये ए प्लस को भी देगा, बी प्लस को भी देगा, ए बी प्लस को भी देगा और ओ प्लस को भी देगा, और ए माइनस को भी देगा, बी माइनस को भी देगा, ए बी माइनस को भी देगा और ओ माइनस को भी देगा। तो सभी को रक्त दे रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का रक्त समूह हो या वो प्लस में हो या माइनस में हो। इट मींस उसके पास आरएच कारक हो या ना हो। तो सर्वदाता वाली कंडीशन में आपके पास आंसर क्या आएगा? ओ नेगेटिव। क्लियर है यहां तक का? मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था इसका कि अगर किसी व्यक्ति की आपातकाल की स्थिति में दुर्घटना से रक्तस्राव हो जाता है तो उसे आपातकाल में किस प्रकार का रक्त चढ़ाया जाएगा, बल्कि डॉक्टरों के पास रक्त जांच करने का टाइम नहीं है, तो कौन सा रक्त समूह चढ़ाया जाएगा बेटा? ओ नेगेटिव प्रकार का रक्त समूह चढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वर्ष में कितनी बार, क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितनी बार रक्तदान कर 12 लोगों की जान बचाई जा सकती है? एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि एक व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने में 2 बार रक्तदान कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वह प्रत्येक 3 महीने में, कोई भी व्यक्ति है जैसे उसने आज ब्लड दिया तो आज से 3 महीने बाद दोबारा वो ब्लड दे सकता है, फिर 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। तो 4 तिया कितना होता है? 12, यानी कि साल में कितनी बार देगा? 4 बार। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है यहां तक का? ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। दैहिक परिसंचरण में देखो, पहले तो एक वर्ड आया आपके पास नया, दैहिक परिसंचरण। परिसंचरण मेनली आप कितने प्रकार के पढ़ते हो? 2 प्रकार के, एक तो खुला प्रकार का और एक बंद प्रकार का। खुला प्रकार का और बंद प्रकार का। बंद प्रकार के में आप एक और चीज पढ़ते हो, दोहरा प्रकार का। कौन सा प्रकार का? दोहरा प्रकार का। दोहरे प्रकार में भी 2 प्रकार का परिसंचरण आता है आपके। एक तो आपके आता है फुफ्फुसीय परिसंचरण, एक आता है दैहिक परिसंचरण। देखो ध्यान देंगे, दोहरा जो परिसंचरण है उसमें 2 प्रकार के परिसंचरण आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है बेटा हमारे पास फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो अपन ने लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैहिक परिसंचरण। ठीक है, दैहिक परिसंचरण। अब फुफ्फुसीय परिसंचरण का मतलब क्या होता है, बात समझना कि रक्त जो होता है वो हृदय से फुफ्फुस में यानी कि फेफड़ों में जाएगा। अगर रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है तो उस परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण कहा जाएगा। ध्यान रखना, अगर रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है और रक्त हृदय से फेफड़ों में फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से जाता है, किसके माध्यम से जाता है लोग?
फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से जाता है, और फुफ्फुस धमनियां ऐसी धमनियां है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इट मींस CO2 वाला रक्त बहता है, ठीक है। तो हृदय जो है ये फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाता है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में, परिसंचरण का मतलब होता है बहना, तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाएगा, बल्कि दैहिक परिसंचरण में रक्त हृदय से हमारे अंगों तक जाएगा। बोलो बात समझे? दो प्रकार की बात करी, परिसंचरण दो प्रकार का है, फुफ्फुसीय परिसंचरण, दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाएगा, और दैहिक परिसंचरण में रक्त हृदय से अंगों तक जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो यहां पर, दैहिक परिसंचरण में कथन और हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं के संवृत लूप होते हैं। देखो दैहिक परिसंचरण में हृदय और फेफड़ों, अब मैंने आपसे क्या बोला, दैहिक परिसंचरण में कौन आएगा, हृदय और अंग। बोलो क्या आएंगे, हृदय और अंग, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हृदय और फेफड़े, मतलब पहला कथन आपके क्या है बेटा, गलत है। ध्यान रखेंगे हमेशा कि फुफ्फुसीय परिसंचरण में रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़ों की ओर होगा। किधर होगा, बोलो, हृदय से फेफड़ों की ओर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दैहिक परिसंचरण में रक्त का परिवहन किधर से किधर होगा, हृदय से अंगों की ओर। तो पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि दैहिक परिसंचरण में रक्त जो है हृदय से किधर जाएगा, फेफड़ों की ओर, जो एकदम गलत है। यानी कि रक्त कहां से कहां जाता है, हृदय से अंगों तक। किस परिसंचरण में, दैहिक परिसंचरण में। क्या ऑप्शन सही है, क्या गलत है? दूसरा, फुफ्फुसीय परिसंचरण हृदय और शरीर के अन्य भागों के बीच रक्त के जाने वाली वाहिकाओं का एक परिपथ है। देखो फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या काम करता है, हृदय से रक्त को कहां ले जाता है, फेफड़ों तक, लेकिन यह क्या लिखा हुआ है, हृदय से शरीर तक, मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन दो सही है लेकिन कथन एक गलत है, कथन एक और दो दोनों गलत है, कथन एक और दो दोनों सही है। यानी कि हमारे पास सही कौन सा होगा, स वाला, यानी कि कथन एक भी गलत है और दूसरा भी गलत है। क्लियर है बात यहां तक की? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं भक्षाणु क्रिया में भूमिका निभाएगी? अब आपको पता है हमने डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार पढ़े। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकारों में एक तो हमारे पास होते हैं बेटा मोनोसाइट, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है भक्षाणु। भक्षाणु का कार्य तो दो प्रकार की कणिकाएं ही करती है। बोलो कौन कौन सी करेगी? एक तो मोनोसाइट करेगी और एक कौन सी करेगी, न्यूट्रोफिल्स करेगी। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। संख्या में 65% की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों प्रकार की जो कणिकाएं हैं ये भक्षाणु क्रिया का कार्य करती है। तो देखो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है बोलो, एक। यानी कि एक केंद्रक वाली कणिका को मोनोसाइट यानी कि एक केंद्रक श्वेताणु कोशिका कहा जाता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, उदासीन रागी। उदासीन रागी का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या होता है बेटा, न्यूट्रोफिल्स। यानी कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन। क्या होता है बोलो, उदासीन। यानी कि ये भी भक्षाणु का कार्य करेगी। तीसरा हमारे पास है सर लसिका कोशिका। लसिका कोशिका को हम बोलते हैं बेटा लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किस प्रकार की कणिका है, डब्ल्यूबीसी प्रकार की, लेकिन अकणिकाणु प्रकार की। आपको पता है कि अकणिकाणु प्रकार की डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट तो किसका कार्य कर रही है, भक्षाणु क्रिया का, बल्कि लिम्फोसाइट किसका कार्य करती है बताओ, प्रतिरक्षा का। किसका कार्य करती है बोलो, प्रतिरक्षा का। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भक्षाणु क्रिया का कार्य तो दो ही करती है, एक तो एक केंद्रकाणु, एक दूसरी उदासीन रागी। यानी कि एक केंद्रकाणु का मतलब हो जाएगा मोनोसाइट। एक केंद्रकाणु का दूसरा नाम होता है एक केंद्रक श्वेत कोशिका, और दूसरे हमारे पास है उदासीन रागी, इसका दूसरा नाम क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। यानी कि हमारे पास द वाला ऑप्शन क्लियर है, अ और ब दोनों न्यूट्रोफिल्स, यानी कि हमारे पास भक्षाणु क्रिया का कार्य करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं प्रतिरक्षा अभिक्रिया में भूमिका निभाएगी? प्रतिरक्षा अभिक्रिया यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण में भूमिका निभाएगी। तो कणिका कोशिका, ये तो अलग ऑप्शन है, देखो गलत है पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा उदासीन रागी। उदासीन रागी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स तो किसका कार्य करती है, भक्षाणु का, लेकिन यह क्या लिखा हुआ है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है।
तीसरा लसिका कोशिका, लसिका का नाम क्या होता है दूसरा? लिम्फोसाइट। क्या होता है बेटा? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट तो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, आपको पता है इसे, यानी कि ऑप्शन सही है। और महाभक्षाणु, यानी कि महाभक्षकाणु का मतलब यहां पर आएगी न्यूट्रोफिल्स। क्या होगी बेटा? न्यूट्रोफिल्स आएगी, वापस से ध्यान रखेंगे दोनों जगह न्यूट्रोफिल्स ही आएगी, क्योंकि भक्षाणु का कार्य ज्यादा कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स करती है, क्योंकि संख्या में भी ज्यादा होती है। तो यह भी भक्षाणु का कार्य करेगी, ये भी भक्षाणु का कार्य करेगी। बल्कि क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरक्षा अभिक्रिया, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता कौन सी करेगी? लसिका कोशिका, यानी कि लिम्फोसाइट। क्लियर है ऑप्शन? अगला, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम रक्त में प्रचुरता के संदर्भ में सही है? यह आपको मैंने पढ़ाया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अनुपात भी लिखाया था 600 अनुपात 1 अनुपात 44। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, संख्या भी आपको ध्यान नहीं रखनी, बस अनुपात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा अनुपात के हिसाब से? तो आरबीसी। फिर कौन आएगा? प्लेटलेट्स। फिर कौन आएगा? तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? बोलो, सी वाला पक्का? देखो आरबीसी, फिर रक्त बिंबाणु, फिर डब्ल्यूबीसी। यानी कि इनकी संख्या की बात करेंगे तो आरबीसी की संख्या कितनी लिखी थी अपन ने? 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और रक्त बिंबाणु की संख्या कितनी लिखी थी अपन ने? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी लिखी थी अपन ने? 7000। तो सबसे कम किसकी है? डब्ल्यूबीसी की। उससे ज्यादा किसकी है? रक्त बिंबाणु की। और उससे ज्यादा किसकी है? आरबीसी की। और यहां पर पूछा भी जाता है कि रक्त का मुख्य घटक क्या है? आरबीसी, क्योंकि रक्त कणिकाओं का 99% भाग कौन होती है? आरबीसी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रक्ताणु कोरकता, पता है आपको? गर्भ रक्ताणु कोरकता, या फिर इसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मैंने आपको बताया था कि एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है बेटा? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। और ब्लास्ट का मतलब होता है फटना, और फिटेलिस यानी कि फिटस से वर्ड बना है जिसका मतलब होता है भ्रूण, यानी कि भ्रूण या बच्चे के आरबीसी का फटना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। आपको पता है कि एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, और ये प्रोसेस होने के लिए पुरुष का क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव, यानी कि पुरुष के शरीर में आरएच कारक का होना जरूरी है और महिला के शरीर में आरएच कारक का होना जरूरी नहीं है। यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की प्रोसेस में पुरुष में आरएच कारक पाया जाएगा, बल्कि महिला में आरएच कारक नहीं पाया जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बच्चे का निर्माण होता है, पहले बच्चे का, तो पहले बच्चे के समय ही मां के शरीर में आरएच एंटीबॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? आरएच एंटीबॉडी, यानी कि आरएच प्रतिरक्षी बनते हैं, जो अगले बच्चे के जन्म के समय अगर अगले बच्चे का भी रक्त समूह आरएच धनात्मक हुआ तो उसको मारने के लिए ये आरएच प्रतिरक्षी जो है उसकी आरबीसी को खत्म कर देते हैं। अब इससे बचने के लिए महिलाओं को एक टीका लगाया जाता है आईजीजी का। किसका टीका लगाया जाता है बेटा? आईजीजी का टीका लगाया जाता है, जो प्रसव के बाद भी लगता है, जो प्रसव के पहले भी लगाया जाता है। प्रसव के पहले आरएच बूस्टर का टीका लगता है और प्रसव के बाद आईजीजी का टीका लगता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आईजीजी का पूरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन जी, और इस आईजीजी को रोहगम प्रतिरक्षी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं बेटा? रोहगम प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। और रोह का ये एक रोह जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बेटा अपरा या नलिका, और गम मतलब होता है बेटा जाना। अपरा के अंदर से जाने वाला एंटीबॉडी जो होता है वो आईजीजी है। यानी कि आरएच कारक को मारने के लिए जो एंटीबॉडी का टीका लगाया जाता है वो प्रति आरएच प्रतिरक्षी होता है। वे आरएच प्रतिरक्षी तो महिला के शरीर में बना, लेकिन उस आरएच प्रतिरक्षी के प्रति कार्य करने वाला टीका लगाया जाएगा तो प्रति आरएच प्रतिरक्षी आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन। क्या ये सही है? आपको पता है कि हमारा रक्त जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है बेटा हमारे पास प्लाज्मा। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा। दूसरा होता है हमारे पास रक्त कणिका। क्या होता है? रक्त कणिका। तो प्लाज्मा जो होता है
यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और उसके साथ साथ CO2 का परिवहन करेगा, उसके साथ साथ वसा का परिवहन करेगा, यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। पाचन क्रिया के माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, छोटी आंत में डाइजेस्ट होते हैं, उनको छोटी आंत में उपस्थित एंटेरोसाइट यानी कि आंत्र कोशिकाओं के माध्यम से अवशोषित करके ब्लड में डाला जाता है। और ब्लड क्या करता है, उन सभी पदार्थों को, या ग्लूकोज है, वसा है, प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, या फिर विटामिन है, खनिज लवण है, या फिर रेफेज वगैरह है, इन सभी को शरीर के सही भागों तक पहुंचाने का कार्य हमारा रक्त करता है, यानी कि ये पहला ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, शरीर का तापमान बनाए रखने का कार्य करता है, एकदम करेक्ट बात है। हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने का कार्य हमारा ब्लड करता है। और अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है बेटा, हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस ही रक्त को निर्देश देता है कि आपको आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ठीक है, यानी कि दूसरा भी सही है, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य हमारा हार्ट करता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद देखा होगा ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ने का मतलब यह है कि उसके शरीर में धमनियों में तो रक्त खत्म हो चुका है और शिराओं में रक्त है, लेकिन वो जम चुका है। और जमने के बाद रक्त अपना कार्य बंद कर देगा, और जब रक्त अपना कार्य बंद करेगा तो उस मरे हुए व्यक्ति का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और टेम्परेचर कम होने के आधार पर ही डॉक्टर पता लगाते हैं कि व्यक्ति को मरे हुए कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो चुके। ठीक, संक्रमण से सुरक्षा, एकदम करेक्ट बात है। यानी कि आपको पता है हमारे रक्त में कौन पाई जाती है, WBC। और WBC को सैनिक कणिका या फिर सोल्जर सेल बोला जाता है, सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। एंजाइम और हार्मोनों का उत्पादन, ये ऑप्शन गलत है। यानी कि रक्त किसी प्रकार के एंजाइम का या हार्मोनों का उत्पादन नहीं करता, बल्कि हार्मोनों का परिवहन करता है। क्या करता है बोलो, हार्मोनों का परिवहन करता है। और हार्मोनों का परिवहन हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में, एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक, तो आपके ये तीन ऑप्शन सही है, बल्कि पूछा है नहीं है तो ये वाला नहीं है, तो चौथा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यानी कि रक्त एंजाइमों का और हार्मोनों का उत्पादन नहीं करता या फिर परिवहन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय वाहिनी तंत्र का घटक नहीं है, यानी कि परिसंचरण का घटक नहीं है। परिसंचरण सर्कुलेशन का भाग नहीं है। क्या दिल है क्या, यानी कि परिसंचरण का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट यानी कि दिल, ये भी होगा। रक्त वाहिकाएं, यानी कि मोटर होगी तो पाइप भी होने चाहिए रक्त को फ्लो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फेफड़े और खून। देखो चार ऑप्शन है, लेकिन जो आपके फेफड़े दिया हुआ है, ये फेफड़े जो दिया हुआ है यह परिसंचरण का भाग नहीं है। खून भी है, रक्त वाहिका भी है, दिल भी है। हमने बात करी थी परिसंचरण के तीन भाग पढ़े जाते हैं। एक तो पढ़ा जाता है बेटा हमारा हार्ट, जिस प्रकार घर पे मोटर होती है वो पानी को पंप करती है, तो हमारे यहाँ पर हृदय की बात कर रहे हैं जो रक्त को पंप करेगा। और दूसरा भाग हो जाएगा हमारे पास रक्त, और रक्त को फ्लो करने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा तीसरा, रक्त नलिकाएं। तो तीनों ऑप्शन क्लियर है। बाकी फेफड़े जो है वह आपके परिसंचरण का भाग नहीं है, ये आपके श्वसन का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है। क्लियर है यहां तक का, तो नहीं है पूछा है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तो परिसंचरण के भाग होंगे, यानी कि फेफड़े नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हृदय से रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है। हृदय से रक्त प्रवाह का सही क्रम कौन सा है। आपको हार्ट का डायग्राम पढ़ाया था और उस डायग्राम में आपको बताया था कि किस प्रकार से रक्त हृदय के अंदर फ्लो करता है। तो सबसे पहले रक्त जो है वो कहां पर आता है बताओ, महाशिरा में। बोलो कहां पर आता है, महाशिरा के बाद कहां जाएगा, दाया आलिंद में। कहां पर जाएगा बोलो, दाया आलिंद में। दाया आलिंद के बाद कहां जाएगा, दाया नीले में। और इन दोनों के मध्य एक कपाट होता है जिसे क्या बोला जाता है, त्रिवलन कपाट या ट्राइकोस्पिड वाल्व। ठीक है, उसके बाद रक्त कहां जाएगा बेटा, फुफ्फुस धमनी में। कहां जाएगा बोलो, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से बाद कहां जाएगा बेटा, फेफड़ों में जाएगा ऑक्सीजन को लेने के लिए, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए। ठीक है, फेफड़ों के बाद रक्त वापस कहां पर आएगा, फुफ्फुस सिरा में। कहां पर आएगा बोलो, फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा के बाद रक्त कहां पर आएगा, बाया आलिंद में। बाया आलिंद के बाद कहां पर आएगा, बाया नीले में। बाया नीले के बाद कहां आएगा, महाधमनी में। कहां पर आएगा, महाधमनी में। तो देखो कौन सा ऑप्शन क्लियर है, देखो महाशिरा नहीं दे रखा तो इसको कट कर दो, तो दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले, बाया नीले गलत है, दाया आलिंद,
डायनिले, फुफ्फुस धमनी, फेफड़े, फुफ्फुसीरा, बाह्यालीन, बाह्यनिले, महाधमनी। ये वाला क्लियर है, एकदम एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सीक्वेंस दिया हुआ है। वैसे तो आपको पता है कि हमारे हृदय में रक्त कहां से प्रवेश करेगा, महाशिरा से, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो अपने को दायां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए अगर धातु की बात की जाती है तो क्या आंसर आता है बेटा? कैल्शियम प्लस 2। कैल्शियम प्लस 2 या कैल्शियम आयन जो होते हैं यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा, अगर आपसे लवण की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पोटास एलम। क्या हो जाएगा बोलो? पोटास एलम, यानी क्या होता है? फिटकरी। ठीक है। तीसरा हमारे पास हो जाता है विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। और अगर प्रोटीन की बात की जाती है तो फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो हमारे रक्त में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन तो पता है क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है हमारे रक्त को क्षारीय बनाने में और रक्त को तरल बनाने में हेल्प करता है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है। ग्लोबुलिन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबुलिन जो है वो हीमोग्लोबिन और अन्य प्रोटीनों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है। और फाइब्रिनोजन का मैंने बताया कि रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्लियर है। अगला, हृदय का अगला है, हृदय का निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। हृदय का निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष या कौन सा भाग शरीर से ऑक्सीजन रहित का मतलब बिना ऑक्सीजन वाला खून प्राप्त करता है? तो आपको पता है हृदय का सबसे पहला भाग कौन सा है बेटा? महाशिरा। इसमें कौन सा खून आता है? CO2 वाला। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन रहित, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला खून सबसे पहले कहा जाएगा? महाशिरा में। फिर कहा जाएगा? दायालीन में। फिर कहा जाएगा? दायानीले में। तो दायालीन होगा इसका करेक्ट आंसर, बोलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? हमारे शरीर में एक ग्रंथि पाई जाती है बेटा, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में कुछ सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स को बोला जाता है बेटा लेगरहैंस दीपिका। क्या बोला जाता है? लेगरहैंस दीपिका कहा जाता है। और लेगरहैंस दीपिका जो होती है इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होती है ये ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब देखो, अल्फा सेल्स जो होती है ये तो ग्लूकागोन बनाती है, बीटा सेल्स जो होती है ये हमारे पास इंसुलिन बनाती है, और डेल्टा सेल्स जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन बनाती है। और आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? मधुमेह, या फिर शुगर, या फिर चीनिया मूत्रलता नामक रोग होता है। चीनिया मूत्रलता का मतलब मूत्र में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इनके अपन बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर का विनियमित करना, यानी कि रक्त में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन करता है बेटा। कौन करता है? इंसुलिन करता है, ध्यान रखेंगे। और इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है वह बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने करी थी बेटा। किसने करी थी? बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज करी थी। और इंसुलिन जो है इसका निर्माण जिंक धातु से होता है। किससे होता है बेटा? जिंक धातु से होता है। तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है बेटा? मधुमेह, शुगर या चीनिया मूत्रलता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण में लसिका वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले तो आप समझेंगे कि लसिका क्या होती है। लसिका को लिम्फोसाइट ही बोला जाता है। लसिका कोशिकाओं को लिम्फोसाइट या लसिका को लिम्फोसाइट अपन बोल सकते हैं। अब लसिका क्या होती है ध्यान से समझेंगे। हमारे पास ये रक्त नलिका होती है।
अब रक्त नलिका होती है, इसमें रक्त का फ्लो होता है बेटा, रक्त का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि इसमें रक्त बहता है। अब रक्त में आपके पास क्या क्या होगा, आरबीसी भी होगी, रक्त में डब्ल्यूबीसी भी होगी, और रक्त में प्लेटलेट भी होगी, और रक्त में प्रोटीन भी होगा, रक्त में हार्मोन भी होंगे, रक्त में ग्लूकोज भी होगा, रक्त में विटामिन भी होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन भी होगा। ये सभी चीजें रक्त में पाई जाती है। लेकिन रक्त की नलिकाएं जो है, इन रक्त नलिकाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से एक द्रव लीकेज हो जाता है बेटा, एक द्रव जो हो जाता है उसका रिसाव होता है, लीकेज हो जाता है, और उस द्रव को बोला जाता है लसिका। यानी कि रक्त के छनने के बाद बना पीला चिपचिपा पदार्थ। अब रक्त कहां से छनेगा, रक्त वाहिकाओं में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों में से जब रक्त छनता है तो रक्त के छनने से या रक्त के रिसाव से एक पीला चिपचिपा पदार्थ बनता है, पीला चिपचिपा पदार्थ बनता है। उस पीले चिपचिपे पदार्थ में डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन और कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और इन तीनों के मिश्रण को ही लसिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लसिका कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र में लसिका वाहिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में रक्त को पंप करना, गलत है। शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य तो रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं करती है। दूसरा, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन धमनियां करती है, पता है आपको। अतिरिक्त उत्तक द्रव और प्रतिरक्षा को बाहर निकालना, यहां पर होगा प्रतिरक्षी पदार्थ को बाहर निकालना, प्रतिरक्षी पदार्थ को बाहर निकालना। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाना, ये गलत है। पोषक तत्वों को कोशिका तक ले जाने का काम मुख्य रूप से हमारे पास आरबीसी या प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये बात कर रहे हैं लसिका वाहिकाओं का। अब लसिका जहां पर बहेगी उन्हें लसिका वाहिका कहा जाएगा, और रक्त जहां पर बहेगा उन्हें रक्त वाहिका कहा जाएगा। तो ये लसिका वाहिका किसका परिवहन करेगी बेटा, लसिका का परिवहन करेगी। और लसिका का मुख्य कार्य क्या होता है, लसिका होती क्या है, मैंने बताया आपको, अतिरिक्त उत्तक द्रव, यानी कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, इसके रिसाव से बनने वाला पीला चिपचिपा पदार्थ लसिका कहलाता है। और लसिका जो है वो प्रतिरक्षी पदार्थों का निर्माण करता है, यानी कि सब वाला ऑप्शन आपके कंप्लीट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।